अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ये स्टोरी का तीसरा पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट स्टोरी के नहीं देखे तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दोनों पार्टों का लिंक है, वो देख लें, पहला और दूसरा। और ये तीसरा पार्ट अगर देखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। वो बहार की एक शाम थी। पार्क मुख्तलिफ आवाज़ों से गूंज रहा था। इंसानों और जानवरों दोनों की बच्चे हंस रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। जवान माओ ने अपने बच्चों को पुकारा और उन्हें तमीज़ से रहने को कहा। बच्चे कहाँ सुनते हैं, वो अपनी पकड़म पकड़ाई में मगन रहे। पकड़ लिया, बच्चे ने दूसरे बच्चे को छूते हुए कहा। अब तुम चोर बनोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पकड़ने से पहले घर पहुंच गई थी। दूसरे बच्चे ने कहा, समंदर गहरा है मेरी बहना, समंदर गहरा है। दुनियाज़ाद बोली, कितना गहरा है मेरी बहना, कितना गहरा है? शहरज़ाद ने पूछा, मेरे पैरों तक प्यारी बहन, मेरे पैरों तक। दुनियाज़ाद ने जवाब दिया, कितना गहरा बहन, और कितना गहरा? मेरे घुटनों तक, मेरी कमर तक, मेरे सीने तक, मेरी आंखों तक। वो दोनों अपने घर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ी गईं और महल पहुंचा दी गई थी। अब दोनों इस फिक्र में थी कि अपनी जान कैसे बचाएं, लेकिन क्या वाकई में कभी कोई घर था? शायद नहीं। वो तभी तक महफूज थीं जब तक इज़्ज़तो नामूस के जुनून में मुब्तला उम्र रसीदा मर्दों के बनाए हुए असूलों के मुताबिक चलती रहतीं। आखिर उनकी इज़्ज़त का मामला हमेशा औरत के जिस्म से ही क्यों जुड़ा होता? दुनियाज़ाद ने पूछा, क्योंकि इस तरह वो आज़ादी से अपनी मर्दानगी की नुमाइश कर सकते हैं। शहरज़ाद ने कहा, दुनिया के एक दूसरे कोने पर जहाँ बहार बहुत मुख्तसर होती है और गिर्द आलूद सर्दियों के फ़ौरन बाद वहाँ घुटन ज़दा गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। एक कारी अपने भाई से कह रही है, मैंने अपनी इज़्ज़त का सौदा नहीं किया, मेरी आबरू लूटी गई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िना ज़िना है, ज़बरदस्ती हो या मर्ज़ी से। तुमने ख़ानदान की इज़्ज़त खाक में मिलाई है। भाई ने अपनी बंदूक से बहन का निशाना लेते हुए पकड़ लिया। लड़के ने लड़की को छूते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पर हूँ। लड़की ने जवाब दिया, लेकिन घर है कहाँ? लड़के ने सवाल किया। लड़की ने सिसकते हुए अपने इर्द गिर्द देखा। बादशाह एक बुरा इंसान था, लेकिन उससे भी बुरे वो लोग थे जिन्होंने बादशाह की तरफदारी में कहानी लिखी। शहरज़ाद बोली, वो कहते थे कि बादशाह ने रोज़ाना एक औरत का कत्ल करके बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसकी पहली बीवी ने उससे बेवफाई की थी। हाँ, लेकिन साथ वो ये भी लिखते हैं कि तुम इससे मोहब्बत करती थीं। दुनियाज़ाद ने कहा, वो जो चाहें कह सकते हैं, मगर वो मोहब्बत को कभी समझ नहीं पाएंगे। शहरज़ाद ने जवाब दिया, लेकिन वो अपनी माओ की मोहब्बत को तो समझते हैं। दुनियाज़ाद बोली, वो नहीं समझते, वो इसका मुतालबा करते हैं, ठीक इसी तरह जैसे अपनी बहनों और बीवियों से मोहब्बत का मुतालबा करते हैं। शहरज़ाद ने कहा, पाकीज़ा और बेगर्ज़ मोहब्बत से मर्द घबराते हैं, क्योंकि? दुनियाज़ाद ने पूछा, मर्द जिस चीज़ पर अपना हाथ रख लें उसे अपनी मलकियत बनाना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत को महसूस किया जाता है, बांटा नहीं जाता। मोहब्बत को महसूस किया जाता है, बांटा जाता है, ये किसी की मलकियत नहीं बन सकता, और जिस पर यह कब्ज़ा नहीं कर सकते उसे तबाह करने की कोशिश करते हैं। दुनियाज़ाद ने इसमें इजाफ़ा करते हुए पूछा, तुमने इसे राम कर लिया? कैसे? हम औरतों को अक्सर जंगली जानवरों को सुधारना पड़ता है, ये शहरज़ाद का जवाब था। अलिफ लैला मैं शहरज़ाद ने बादशाह को बताया कि औरतें मर्दों से ज़्यादा समझदार होती हैं। बादशाह, जो शादी की रात से ज़्यादा अगली सुबह कत्ल के प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता था, शहरज़ाद से बोला, जो तुमने कहा है वो साबित करो, वरना आली जान मुझे तो वैसे भी मर जाना है। मेरे साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है? शहरज़ाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बादशाह को भी एहसास हो गया कि इसके पास लड़की को डराने के लिए कोई और हरबा नहीं। चनाचा वो कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद शब ख्वाबी के लिबास में वापस आया, लेकिन वो अपनी तलवार साथ लाना नहीं भूला था। साबित करो कि औरत मर्द से ज़्यादा समझदार होती है, वरना। इसने तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, आली जान मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मौत
سے زیادہ بری چیز اور کچھ نہیں۔ میرے پاس اپنا نکتہ ثابت کرنے کے لیے 1001 کہانیاں ہیں، وہ میں آپ کو سنا سکتی ہوں، لیکن خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ مجھے کہانیاں سنانا پسند ہیں، شہرزاد بولی۔ ناظرین، جو بھی ہے شروع کرو، بادشاہ نے اشارہ کیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے عالی جاں، شہرزاد نے کہا۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ میں کہانی اس وقت تک نہیں سنا سکتی جب تک میری چھوٹی بہن ساتھ نہ ہو، شہرزاد نے بتایا۔ چنانچہ فوراً دنیا زاد کو بلوایا گیا۔ دنیا زاد آئی اور اس نے ادب کے ساتھ فرشی سلام کیا، جیسے تمام مرد اور عورتوں کو کرنا ہوتا ہے، اور پھر بادشاہ کے قدموں میں بیٹھ گئیں۔ بعض مردوں کو اچھا لگتا ہے جب عورتیں ان کے قدموں کے پاس بیٹھتی ہیں۔ دنیا زاد کے پاس بیٹھنے کے ساتھ ہی شہرزاد نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ بغداد کے قریب ایک شہر کا سردار تاجر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لوگوں سے وصولی کرنے نکلا۔ دوپہر کے وقت وہ ایک نہر کے کنارے رک گیا، گھوڑے کو درخت سے باندھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا ختم کر کے اس نے کچھ کھجوریں نکالیں اور انہیں بھی کھانے لگا۔ کھانے کے بعد اس نے بیج زور سے پھینکے کہ اچانک ایک بڑا سا خوفناک عفریت ہاتھ میں تلوار لیے نمودار ہوا۔ تم نے میرے بیٹے کی آنکھ پھوڑ دی، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عفریت نے للکارا۔ ناظرین، چونکہ شہرزاد داستان گوئی میں ماہر تھی، چنانچہ تاجر اور عفریت کی کہانی کے آگے 3 شیخوں تک چلی گئی، جن میں سے ایک کے پاس غزال تھا، دوسرے کے پاس 2 شکاری کتے اور تیسرے کے پاس ایک خچر تھا، اور ان سے آگے مچھیرے اور جننی کی کہانی تک۔ پارک میں شہرزاد اگلی سردیوں کے لیے گرم شال بنتے بنتے رک گئی اور دنیا زاد سے بولی، اندھیرا بڑھ رہا ہے، چلو گھر چلیں۔ الف لیلا ہو یا سکندر، عورت آج بھی کہیں محفوظ نہیں ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی جو سمجھ رہی تھی اس کے پاس گھر ہے، روتی ہوئی کار تک گئی جہاں اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کاری نے آخر بار اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے سوال کیا، آخر اس کی عزت کی حفاظت کے لیے میرا مارنا کیوں ضروری ہے؟ بادشاہ نے شہرزاد کو ایک دن مزید زندہ رہنے دیا۔ شہرزاد جانتی تھی کہ اسے ایک وقت میں ایک ہی قدم اٹھانا ہے، اس لیے اسے فکر نہیں تھی۔ پارک میں اندھیرا آہستہ آہستہ روشنی کو نکل گیا، لیکن شہرزاد نے کار میں بھی اپنی بنائی جاری رکھی اور اس کی ادھوری شال نے دنیا کو نرمی کے ساتھ اپنی گرم آغوش میں لے لیا۔ تو ناظرین، یہاں سٹوری کا اینڈ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے پہلی 2 اس کے پارٹ نہیں دیکھے تو پہلے 2 پارٹ